गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जिस चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वह हमारा विषय है लोकतांत्रिक राजनीति एक भाग एक अध्याय एक है जिसका नाम है समकालीन विश्व में लोकतंत्र। वर्ग 9th की ये पाठ्य पुस्तक है NCERT का। तो सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम श्यामदेव राय है। मैं +2 विद्यालय पलौजिया में सामाजिक विज्ञान का शिक्षक हूं और आज जिस विषय के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसे राजनीति विज्ञान सिविक्स भी कहते हैं, विषय का नाम है समकालीन विश्व में लोकतंत्र। ये पहला अध्याय है। इसके बारे में हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें कैसे लोकतंत्र कहाँ पर चलाया जाता है, किस प्रकार से कहीं तख्ता पलट होता है, लोकतंत्र के विभिन्न रूपों के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अमेरिका के हम लोग जिसके बारे में जानना चाहते हैं वह चिली देश के बारे में है। चिली देश के राष्ट्रपति सल्वाडोर आयेंडे ने जो शब्द कहे हैं उनको आज मैं सुनाने जा रहा हूँ। कि मेरे मुल्क के मेहनतकश मजदूरों, चिली और इसका भविष्य बहुत ही अच्छा है। इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। जब देशद्रोह करने वाली ताकतें अपनी सत्ता पूरी तरह कायम कर लेंगी तब भी चिली के लोग उस मुश्किल अंधियारे दौर से पार पा लेंगे। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि देर सवेर वे स्थितियां बनेंगी ही जिसमें आजाद लोग एक बेहतर समाज की रचना के लिए आगे बढ़ेंगे। चिले जिंदाबाद, चिलेवासी जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद, ये नारा थे, ये शब्द थे चिले के राष्ट्रपति सल्वाडोर आयेंदे के। और इन्होंने 1970 में राष्ट्रपति बनने के बाद ही चिली को आगे बढ़ाने के बहुत प्रयास किए। इन्होंने गरीबों, मजदूरों को आगे बढ़ाने का काफ़ी प्रयास किया और इनकी जो पार्टी थी, राजनीतिक दल थी जिसका नाम था सोशलिस्ट पार्टी, इसके संस्थापक पॉपुलर यूनिटी गठबंधन के नेता थे। 1970 में जब ये राष्ट्रपति चुने गए तो इन्होंने शिक्षा, बच्चों के लिए मुफ्त में दूध और भूमिहीन किसानों को भूमि दी। इतना ही नहीं, इन्होंने चिली के सर्वांगीण विकास, सभी क्षेत्रों के विकास का काम किया। ये बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय राष्ट्रपति थे। परंतु 11 सितंबर 1973 के सुबह जिस दिन इन्होंने भाषण दिया था, ये प्रेरणादायक भाषण दिया था, ठीक उसी दिन यहाँ की सत्ता पर सैनिक शासक का अधिकार हो गया, जिसे आमतौर पर सैनिक तख्ता पलट कहा जाता है, जिसमें सैनिक तख्ता पलटने वाले पदाधिकारी थे अगस्तो पिनोशेट, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग आगे जो अध्ययन करेंगे उसमें है कि 1973 का सैनिक तख्ता पलट। जैसा कि आप जानते होंगे बच्चों कि 11 सितंबर 1973 को रक्षा मंत्री के कार्यालय पहुंचते ही सेना ने उन्हें घेर लिया और चारों तरफ से घेर देने के बाद गिरफ्तार कर लिया। आयेंदे जो राष्ट्रपति थे उनसे इस्तीफा देने के लिए जोर दिया गया। उन्हें उनके पद से हटाने पर जोर दिया गया कि वो अपना पद से हट जाएं और राष्ट्रपति के पद को छोड़ने के लिए उनसे कहा गया, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देने से मना कर दिया, जिसके कारण विद्रोहियों ने
तख्ता पलट करने वालों ने राष्ट्रपति भवन पर बमबारी किया और इस घटना में सल्वाडोर आयंदे जो राष्ट्रपति थे चिली के, उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उन्होंने कहा था कि ये कुर्बानी जो है बर्बाद नहीं जाएगी। हमने जो लड़ाई किया है लोगों के लिए, हमने जो लोगों के भलाई के लिए काम किए हैं, वो कभी बेकार नहीं जाएगा। और यहाँ तक कि आयंदे की सरकार को अमेरिका की सरकार भी पसंद नहीं करती थी और जिसके कारण ये सरकार चल नहीं पाई। तख्ता पलट के बाद पिनोसे, जो कि अगस्टो पिनोसे नाम था उनका, जो सैनिक तख्ता पलट के लिए उत्तरदायी थे, उन्होंने 17 वर्ष तक राष्ट्रपति के रूप में काम किया। वायुसेना के प्रमुख उसके राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने क्या किया कि जो भी आयंदे के लोग थे उनके लोगों को तरह तरह की यातनाएं, तरह तरह की परेशानियां, तरह तरह की सजा और जुल्म सितम किए गए। परिणाम ये हुआ कि उनके लोग उनके कारनामे से परेशान हो गए थे और इसी का शिकार रहे उस समय के वायुसेना के प्रमुख अल्बर्टो बेस्ले के ऊपर जुल्म किए गए। उनकी पत्नी और बेटी को जेल में डाल दिया गया। इतना ही नहीं, करीब 3000 से ज़्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। जिसने भी विरोध किया उसका कत्लेआम किया गया। लाखों लोग लापता हो गए। इस प्रकार से इस घटना के बाद क्या हुआ कि चारों तरफ हाहाकार मच गया और 1988 में जनमत संग्रह कराया गया और इस जनमत संग्रह के बाद मिशेल बैचले, जो कि आप जानते होंगे कि राष्ट्र जो ये वायुसेना के प्रमुख थे अल्बर्टो बेस्ले, उनकी पत्नी और बेटी जो जेल में थी, उनमें से एक मिशेल बैचले जो उनकी पुत्री थी, वो 2006 ईस्वी में वहाँ की चिली की राष्ट्रपति बनी और चिली के राष्ट्रपति बनने के बाद अब तक वो वहाँ पर शासन कर रही हैं। उनके अंदर समाजवादी रुझान था। पेशे से डॉक्टर होने के बावजूद भी समाजवादी रुझान उनका ज़्यादा था। गरीबों की भलाई और कल्याणकारी काम करने के लिए हमेशा वो जानी जाती हैं। उन्होंने नफरत के स्थान पे प्यार की राजनीति को बढ़ाया, लोगों में प्यार भरने का कोशिश किया नफरत के स्थान पर। इसके बाद पोलैंड में लोकतंत्र, जैसा कि हम जानते हैं कि 14 अगस्त 1980 को गडान्स्क शहर में मजदूरों की हड़ताल हुई थी और उस मजदूरों की हड़ताल होने का कारण था कि वहाँ पर जो शासन कर रहे थे जारुजेल्स्की पुलिस, यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी जारुजेल्स्की नाम के शासक ने पुलिस यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी नाम की संस्था बनाया था, मजदूर संघ बनाया था, जो कि उसमें मजदूर ये पार्टी बनाई थी और उस पार्टी के द्वारा वहाँ के लोगों पर जो जुल्म हो रहा था उसका विरोध हुआ। तो एक जनमत पोलैंड में लोकतंत्र के लिए आंदोलन हुआ। मजदूरों ने हड़ताल किया, चारों तरफ मजदूर संघ ने मिलकर के हड़ताल किया, जिसका उद्देश्य था जारुजेल्स्की के द्वारा जो मजदूरों के ऊपर जुल्म किए जा रहे थे, गरीबों के ऊपर, उसका विरोध करना। तो काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे और उसी समय उसी आंदोलन के दौरान उस आंदोलन के ऊपर जो थे वो थे लेक वालेसा। कहा जाता है कि पोलैंड में लोकतंत्र विरोधी जो आंदोलन हो रहा था, लोकतंत्र के समर्थन में जो आंदोलन हो रहा था, वो 14 अगस्त 1980 को भंडारक गडान्स्क शहर में मजदूरों की हड़ताल हुई। इसमें एक क्रेन चालक महिला को उनको नौकरी से हटा दिया गया था, जिसके कारण मजदूर लोगों ने काफ़ी विरोध किया संगठन बना करके और वहाँ पर जो आंदोलन हुआ उसका प्रतिफल था कि लेक वालेसा को राष्ट्रपति के रूप में चुना जाना। 1990 में लेक वालेसा वहाँ के राष्ट्रपति बने और सीनेट के 100 सदस्यों में से 99 पर उनको सत्ता मिल गई। लोकतंत्र की विशेषताएं,
लोग अपने शासकों का चुनाव या उनमें बदलाव नहीं कर सकते थे। उस समय जो यूरोप या मध्य पूर्व के देशों में शासन हो रहा था, उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जो लोग अपने शासकों का चुनाव या उसमें बदलाव कर सकते थे। किसी को अपने विचार व्यक्त करने या संगठन बनाने या विरोध करने और राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने की वास्तविक आज़ादी नहीं थी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि लोकतंत्र का पूरी तरह से, जो सच्चे लोकतंत्र कहते हैं, उसकी पूरी तरह से गला घोंट दी गई थी। सिर्फ लोगों द्वारा चुने गए नेताओं को ही देश पर शासन करना चाहिए। लोकतंत्र की जो विशेषता होनी चाहिए, उसमें लोग अपनी मर्जी का सरकार चुन सकें, ऐसी उनको आज़ादी मिले। लोकतंत्र में आज़ादी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें सिर्फ लोगों द्वारा चुने गए नेताओं को ही देश पर शासन करना चाहिए। लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी मिलनी चाहिए या संगठन बनाने और विरोध करने की आज़ादी जरूरी है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि लोकतंत्र में वहाँ पर इस प्रकार की आज़ादी नहीं थी। लोकतंत्र के जो 3 नक्शे बताया गया, उसमें बताया गया कि 1900 तक लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम करना था, लेकिन हर जगह लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम नहीं थे। अभी भी काफ़ी ऐसे देश थे जो उपनिवेश थे, खास करके एशिया और अफ्रीका महादेश में काफ़ी उपनिवेश देश थे। 1975 तक दुनिया के अधिकांश उपनिवेश देशों का शासन व्यवस्था समाप्त हो गया था और वहाँ पर लोकतंत्रीकरण का दौर चल रहा था। इसके बाद 2000 ईस्वी तक आते आते लगभग संपूर्ण दुनिया में उपनिवेशी शासन का अंत हो गया और लोकतंत्र का रास्ता प्रशस्त हो गया। और वही कारण है कि लोकतांत्रिक राजनीति धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और अधिकतर देश लोकतांत्रिक होते चले गए। बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं कि जो 20वीं सदी है वो लोकतंत्र के विस्तार की सदी है और काफ़ी लोकतंत्र का विस्तार हुआ। लोकतांत्रिक राजनीति में लोग विश्वास करने लगे। इसी क्रम में 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई। जो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई, उसमें मुख्य नारा था इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, यानी कि एकता, भाईचारा और स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। ये फ्रांसीसी क्रांति के नारा थे, जिसमें मुख्य रूप से जिस बात पर जोर दिया गया वह यह था कि शासन करने के लिए सभी लोगों को आज़ादी मिले, सभी लोगों को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का मौका मिले, सभी लोगों को रोजगार का समान अवसर मिले और देश में शोषण समाप्त हो, जिसके कारण वहाँ पर फ्रांस में जो ऑटोक्रेटिक रूल यानी जो तानाशाही शासन था उसका अंत हुआ। इसी प्रकार से 1776 ईस्वी में अमेरिका के ऊपर जो इंग्लैंड का शासन था, उपनिवेश था, वह भी समाप्त हुआ और 1787 ईस्वी में वहाँ का संविधान बनकर तैयार हुआ, जिसमें एकता, समानता और भाईचारा इत्यादि पर मुख्य रूप से जोर दिया गया। उसके बाद जो मुख्य रूप से जो मांग हुई वो पूरे विश्व में उठने लगी सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार, यानी सभी लोगों को, चाहे वो जिस भी आयु के हों, जिस भी रंग के हों, जिस भी धर्म के हों, जिस भी जाति संप्रदाय के हों, इससे कोई मतलब नहीं है। हर व्यक्ति को सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार यानी प्रत्येक व्यक्ति को एक मत देने का अधिकार मिले और वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सेदार बन सके। इसी की ही परिणति थी कि 1893 ईस्वी में पहली बार न्यूजीलैंड एक ऐसा देश बना जहां पर सभी लोगों को मताधिकार का अधिकार दिया गया और उसके पश्चात अन्य देशों में भी लोगों को मतदान करने का अधिकार मिला। बच्चों, जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारे देश में भी 1950 ईस्वी के बाद जितने भी तरह के नागरिक हैं देश में जो रहते हैं, जो भी भारत के नागरिक हैं, और पहले तो व्यस्क मताधिकार की उम्र हमारे देश में 21 वर्ष थी, लेकिन बाद में उसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो आज 18 वर्ष से
जितने भी अधिक उम्र वाले लोग हैं सभी लोगों को सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार प्राप्त है। तो ये न्यूजीलैंड में सबसे पहले 1893 में मिला और हमारे देश में ये सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार मिलने में देर हुआ। फिर भी हम कह सकते हैं कि देर आया दुरुस्त हुआ, क्योंकि आज हमारे देश का जो लोकतंत्र है वो विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सबसे ज़्यादा सफल लोकतंत्र है। उपनिवेशवाद का अंत। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। इसके पहले हम लोग ब्रिटिश के उपनिवेश थे। उपनिवेशवाद, ये शब्द आता है, उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि उपनिवेशवाद का मतलब होता है कि जब किसी भी देश के आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों पर किसी दूसरे देश का अधिकार हो जाता है तो उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। यानी हमारे आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों पर 1947 से पहले ब्रिटेन का अधिकार था, इसलिए भारत एक उपनिवेशवादी देश था, यानी भारत उपनिवेशवाद था ब्रिटिश का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि पश्चिमी अफ्रीकी देश जो घाना है, वहाँ घाना पर भी घाना के जो शासक थे वो क्वामे नक्रुमा थे, बहुत ही प्रसिद्ध शासक थे वहाँ के, और उन्होंने वहाँ पर वहाँ के स्वतंत्रता आंदोलन में काफ़ी बढ़ चढ़ कर योगदान दिया। और 1957 में जब आज़ादी मिली तो वहाँ के राष्ट्रपति बने क्वामे नक्रुमा। घाना को पूर्व में गोल्ड कोस्ट कहा जाता था। जैसा कि आप जानते हैं कि घाना की राजधानी जो है वो अकरा है, और गोल्ड कोस्ट यानी घाना 1957 में जब आज़ाद हुआ, भारत की आज़ादी के 10 वर्ष बाद, तब वहाँ एक सोनार के पुत्र और शिक्षक जिनका कि नाम था क्वामे नक्रुमा वहाँ के शासक बने। बच्चों, जैसा कि आप जानते होंगे कि क्वामे नक्रुमा हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बहुत अच्छे मित्र थे, लेकिन ये दोनों अलग अलग देशों में शासन करने के बावजूद भी अलग अलग रास्ते पर चले। हमारे जवाहरलाल नेहरू ने जहाँ पर लोकतंत्र को बढ़ावा देने का कोशिश किया, एक बढ़िया बेहतर शासन देने का प्रयास किया, देश के विकास करने का प्रयास किया, वहीं पर क्वामे नक्रुमा ने जन्मजात तक यानी आजीवन तक शासक बनने का संकल्प लिया। परिणाम स्वरूप 1966 ईस्वी में वहाँ पर तख्ता पलट हो गया और सेना ने तख्ता पलट करके वहाँ के शासन को अपने कब्जे में कर लिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कोई भी सत्ता हमेशा स्थायी नहीं रहती है, और जहाँ भी गलत ढंग से सत्ता प्राप्त करने की कोशिश की गई वहाँ पर निश्चित रूप से लोकतंत्र की हत्या की गई और वह देश लोकतांत्रिक देश के रूप में प्रसिद्ध नहीं रह पाया। अब हम लोग देखते हैं हाल के दौर में, तो 1989-90 में पोलैंड में, जो पोलैंड एक पूर्वी यूरोप का देश है, वहाँ पर लेक वालेसा ने जब सत्ता संभाला तो पोलैंड का नक्शा ही बदल गया। वहाँ पर चहुमुखी और विकास हुआ, और पहले पोलैंड को सोवियत रूस, जिन्हें रूस कहा गया, उनका सहयोग प्राप्त होता था, और वो अपने स्वार्थ से वशीभूत होकर के वहाँ पर काम करते थे। तो धीरे धीरे उनकी भी सत्ता वहाँ से समाप्त होने लगी, और वहाँ के शासक लेक वालेसा ने रूस की सरकार को उतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया। उधर रूस में भी आंदोलन करना शुरू हो गया, और रूस में जो 15 रिपब्लिक या 15 गणराज्य थे वे 1991 में बिखर गए, और अलग अलग गणराज्य जब राजनीतिक रूप से लोकतांत्रिक देश बन गए, अलग अलग देशों में अलग अलग लोकतंत्र कायम हो गया, तो धीरे धीरे लोकतांत्रिक देशों की संख्या बढ़ने लगी और लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करने वाले देशों की संख्या बढ़ने लगी। और सभी देश अब आत्मनिर्भर बन करके, लोकतांत्रिक देश बन करके अपना शासन व्यवस्था अपने ढंग से करना चाहते थे, इसलिए उपनिवेशवादी शासन का अंत हुआ और पूर्वी
यूरोप में जो पोलैंड था वहाँ पर जो रूस का भी प्रभाव था वह भी समाप्त हो गया। अब हम लोग देखते हैं 1990 के दशक में पाकिस्तान, बांग्लादेश जो हमारे पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश में सैनिक शासन के स्थान पर लोकतंत्र की स्थापना हुई। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नेता बेनज़ीर भुट्टो 1988 में प्रधानमंत्री बनी पाकिस्तान की। उसके बाद वहाँ पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था प्रारंभ हुआ, लोकतंत्र की प्रक्रिया प्रारंभ। उसी प्रकार से बांग्लादेश में भी वहाँ की चुनी गई सरकार आई और सैनिक शासन कायम हुआ। लेकिन फिर भी पाकिस्तान में 1999 में जब प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे, उस समय वहाँ के सेना नायक जनरल परवेज मुशर्रफ ने 1999 में लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर दिया और नवाज शरीफ के स्थान पर स्वयं वहाँ के वो प्रशासक बन गए और बाद में वहाँ के राष्ट्रपति भी चुने गए। और उन्होंने खुद सैनिक सत्ता के द्वारा वहाँ पर राष्ट्रपति के रूप में स्वयं को चुन लिया और परवेज मुशर्रफ ने शासन चलाना शुरू कर दिया। वहाँ पर मनमाने ढंग से अपने ढंग से वह शासन करना शुरू कर दिया। तमाम लोकतांत्रिक प्रक्रिया समाप्त हो गई, मीडिया को आज़ादी समाप्त, व्यक्तिगत अभिव्यक्ति समाप्त। और इतना ही नहीं, जो कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ कुछ बोलता था तो उसे बेवजह कटघरे में खड़ा किया जाता था और कई बार उनको जान से भी हाथ धोने पड़ते थे। उसी प्रकार से हमारे अन्य पड़ोसी देश नेपाल में भी ऐसा हुआ कि वहाँ पर जो प्रजातांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार थी, उस सरकार को नेपाल के राजा ने बर्खास्त कर दिया। लेकिन फिर से 2006 ईस्वी में वहाँ पर लोकतांत्रिक राजनीति शुरू हुआ, लोकतांत्रिक शक्तियों की जीत हुई और नेपाल के राजा की शक्तियों को कम कर दिया गया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि 2005 तक करीब 140 देशों में बहुदलीय प्रणाली के तहत चुनाव कराए गए, जिसके कारण लोकतांत्रिक प्रक्रिया आगे बढ़ा। अब हमारे दूसरे अन्य पड़ोसी देश म्यांमार, जिसे पहले बर्मा कहते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं तो बर्मा पहले भारत का ही एक अंग था और जैसा कि आपको मालूम होगा बच्चों कि 1935 ईस्वी में बर्मा भारत से अलग हुआ था। बर्मा भी भारत की भांति एक ब्रिटिश उपनिवेश था और 1948 ईस्वी में बर्मा को आज़ादी मिली। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज़ादी मिलने के थोड़ी दिन बाद में 1962 ईस्वी में वहाँ पर सैनिक शासक ने तख्ता पलट दिया और तब से लेकर लगातार वहाँ पर सेना शासन कर रही है। परंतु वहाँ पर एक लोकप्रिय नेता जो बहुत ज़्यादा उभरी हैं, जिनका के नाम है आंग सान सू की। आंग सान सू की, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि यह बर्मा की नेत्री है और इनको नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। इस नेत्री ने हमारे भारत के दिल्ली नामक शहर में अध्ययन किया है और उसके बाद यहाँ से अध्ययन करने के बाद, पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब यह अपना स्वदेश गई बर्मा, तो वहाँ पर एक पार्टी या दल का गठन किया जिसका नाम था नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, जिसको शॉर्ट में NLD कहते हैं। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी नामक दल को बर्मा में 1990 में हुए चुनाव में, संसदीय चुनाव में सत्ता प्राप्त हुई, परंतु वहाँ की सैनिक सरकार ने तभी उनको सत्ता नहीं दिया। इतना ही नहीं, उनको नज़रबंद कर दिया, अपने घर में नज़रबंद कर दिया और उनके समर्थकों को भी जेल में बंद कर दिया और करीब 8 से 9 लाख लोगों को अपने घर छोड़ करके जाने पड़े। प्रेस को आज़ादी नहीं दी गई, अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं दी गई और जब भी कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ बोले, सैनिक शासक के खिलाफ बोले, तो चाहे तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता था या फिर उनकी हत्या कर दी जाती थी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्कों में भी, हमारे पड़ोसी देशों में भी लोकतंत्र की हत्या होती रही, परंतु हमारा देश भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जिसमें जब से लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू हुई है तब से अब तक लगातार चल रही है। अब हम लोग इसमें जिसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं वह है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन
की क्या भूमिका है लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। बच्चों, आप लोग को मालूम होगा कि यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन या संयुक्त राष्ट्र संघ, आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसा संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था बहाल करने की हमेशा कोशिश करती है। अंतर्राष्ट्रीय शांति बनी रहे, इसकी हमेशा कोशिश करती है। इसके साथ ही साथ इसका कार्य है आर्थिक विकास करना। जैसा कि आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, और इस संगठन के अंतर्गत इसके 6 प्रमुख अंग हैं, जिसमें सबसे पहले है महासभा। महासभा को जनरल असेंबली कहते हैं, और संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी सदस्य देश होते हैं वह महासभा के स्थायी सदस्य होते हैं, महासभा के सदस्य होते हैं। आपको मालूम होगा कि 1 सितंबर 2012 की स्थिति के अनुसार संयुक्त राष्ट्र महासभा में या संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य देशों की संख्या 193 है। तो महासभा में जितने भी सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, सभी सदस्य उनके सदस्य होते हैं, और प्रत्येक सदस्य को 5 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। इस प्रकार से जितने भी देश होते हैं सभी देशों को 5-5 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार महासभा में है। जिस प्रकार से हमारे देश में संसद होता है, संसद की बैठक होती है, उसी प्रकार से पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो लोकतांत्रिक संस्था है वह महासभा, जिसकी बैठक प्रत्येक वर्ष सितंबर महीने के तीसरे मंगलवार को होती है, और उस बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। तो महासभा के जो प्रमुख होते हैं उनको ही महासभा का अध्यक्ष या संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कहा जाता है, अध्यक्ष कहा जाता है, सॉरी। इसके बाद दूसरा संगठन जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय दी हेग, नीदरलैंड में है, और इसमें भी सदस्यों की संख्या 15 है। 15 जज होते हैं इसमें, और 15 जज होने के साथ साथ प्रत्येक जज का कार्यकाल जो होता है वह 9 वर्ष का होता है। एक जज का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। तो द हेग में इसका मुख्यालय है। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद होता है तो उसमें न्याय देना इस संस्था का काम है। इसके अलावा होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। तो सुरक्षा परिषद का कार्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था को बनाए रखना, ताकि किसी भी देश में कोई लड़ाई झगड़े को उत्पात होता है तो उसको नियंत्रित किया जा सके। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो सुरक्षा परिषद है, इसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य जो होते हैं उनमें से है इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, चीन, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, चीन और रूस है। इन 5 देशों के अतिरिक्त 10 और ऐसे भी देश होते हैं जिसको अस्थायी सदस्य कहते हैं, और इन अस्थायी सदस्यों को वीटो पावर नहीं होता। अब होता है वीटो पावर। क्या होता है वीटो पावर? जैसा कि हम जानते हैं कि 5 ही अस्थायी सदस्यों को होता है। वीटो का अर्थ होता है निषेधाज्ञा। निषेधाज्ञा का अर्थ होता है मना करना, यानी जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय निर्णय लिया जाता है, महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाता है, उसमें कोई भी निर्णय पर 5 देशों की, अस्थायी देशों की सहमति का होना आवश्यक है। इसे ही वीटो पावर कहा जाता है। यदि हम किसी बात पर स्थायी निर्णय नहीं लेते हैं, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि कोई देश ने उस पर मना कर दिया, तो वैसी स्थिति में जो है उसको वीटो पावर कहा जाता है। और जब वीटो पावर लागू किया जाता है तो कोई भी निर्णय आसानी से नहीं हो पाता है। उसके बाद आता है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। तो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, जैसा कि इकोसॉक कहते हैं, इसमें 54 सदस्य हैं और इसका काम है आर्थिक विकास करना, सामाजिक विकास करना। इसके बाद है प्रन्यास परिषद, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल के भी जो काम है वो है कि जो देश उपनिवेश अभी भी हैं, उन उपनिवेश देशों की
को आज़ाद करना। परंतु आजकल चूंकि उपनिवेश देशों की अब संख्या नहीं के बराबर है, नगण्य है, इसलिए इनकी प्रासंगिकता अब लगभग समाप्त है। उसके बाद महत्वपूर्ण आता है सचिवालय। सचिवालय जो न्यूयॉर्क में स्थित है। सचिवालय किसी भी स्थान का कार्यालय होता है, किसी भी संगठन का कार्यालय होता है। तो संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ का जो सचिवालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है और इसके जो प्रधान होते हैं उनको महासचिव कहा जाता है। महासचिव का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और 5 वर्ष के कार्यकाल समाप्त करने के बाद दूसरे अगले टर्म के लिए महासचिव का निर्वाचन किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संगठन में और भी कुछ संगठन हैं, जैसे है IMF, जिनको कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। 1 सितंबर 2012 की स्थिति में अगर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्यों की संख्या 188 है और इसका काम है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी देश को जब जरूरत पड़े तो लोन या ऋण मुहैया करवाना ताकि विकास किया जा सके। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्रा की पूर्ति करना, मुद्रा के फंड को रखना। और इसके अतिरिक्त एक और है जो है वर्ल्ड बैंक, जिसको कहते हैं विश्व बैंक। ये देश क्या करते हैं, ये वर्ल्ड बैंक भी विकास के लिए काम करते हैं और बहुत सारे देशों को जिनकी वित्तीय स्थिति बढ़िया नहीं है उनको बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो वर्ल्ड बैंक जैसा कि फुल फॉर्म होता है इसका IBRD, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। यह भी महत्वपूर्ण संस्था है संयुक्त राष्ट्र संगठन का, जो विश्व को ऋण उपलब्ध करवाता है। और जहाँ तक IMF की बात है तो IMF पर कुछ महत्वपूर्ण देशों की जो है वो पकड़ ज़्यादा होती है। जो ज़्यादा राशि वहाँ चंदे के रूप में देता है उसके वोट का महत्व भी ज़्यादा होता है। इस प्रकार से हम अगर देखें तो IMF के 52% वोट पर जो है USA, जापान, अमेरिका, जापान, जर्मनी, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, सऊदी अरब और कनाडा तथा रूस का अधिकार है। बाकी 110 राष्ट्रों का ही ये मुख्य रूप से 52% वोट पर अधिकार है। बाकी 178 देशों का जो है 48% वोटों पर अधिकार। इस प्रकार आप सब देख सकते हैं कि जो जितना शक्तिशाली देश है, जो जितना IMF को राष्ट्र देता है, उसका वहाँ पर प्रभाव ज़्यादा होता है। यही कारण है कि वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक का जो अध्यक्ष होता है वह हमेशा अमेरिका से होता है, क्योंकि अमेरिका का विश्व बैंक में योगदान ज़्यादा होता है। अब हम लोग देखते हैं कि बाहरी समर्थन का सवाल। जैसा कि आप जानते हैं कि पश्चिम एशिया का देश है इराक और 1932 ईस्वी में इसे ब्रिटिश गुलामी से आज़ादी मिली और आज़ाद होने के बाद यहाँ पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से शासन चल रहा था। परंतु 1968 से यहाँ अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी, बाथ पुनर्जागरण का शासन प्रारंभ हुआ। तो बाथ पार्टी के नेता सद्दाम हुसैन थे। बाथ पार्टी का अरबी भाषा में उपयोग मतलब निकलता है, इसका अर्थ निकलता है वह है पुनर्जागरण। तो बाथ पार्टी के नेता सद्दाम हुसैन ने वहाँ पर तख्ता पलट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उसी के अथक प्रयासों से, मेहनत से वहाँ पर सत्ता आई थी। ठीक उसी प्रकार से वे सद्दाम हुसैन 1979 में 1979 में इराक के राष्ट्रपति बने और वहाँ के राष्ट्रपति के बनने के बाद वो तानाशाही शासन करने लगे, अपने मन मुताबिक शासन करने लगे। अपने विरोधियों को, जो भी कोई उनके विरोधी थे, उनको चाहे तो उनकी हत्या करा देते थे या उनको हाशिए पर ले आते थे, उनको जेल भर देते थे। और इन्होंने मनमाना शासन करना शुरू किया, जिससे कई देशों ने कहा कि ये गैर लोकतांत्रिक शासन है। खास करके ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों ने कहा ये बिल्कुल अलोकतांत्रिक शासन है। इतना ही नहीं, अमेरिका और इंग्लैंड ने उनके ऊपर आरोप लगाया कि तुमने जो है परमाणु हथियार रखा है, तुम्हारे पास WMD यानी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन या व्यापक
विनाश के हथियार हैं। इसलिए संयुक्त राष्ट्र के तरफ से एक टीम गठित की गई और वहाँ जांच किया गया कि क्या इराक के पास व्यापक विनाश के हथियार हैं, परमाणु हथियार हैं। तो टीम ने वहाँ पर जो जांच की उसमें स्पष्ट रूप से देखा गया कि इराक के पास व्यापक विनाश के कोई हथियार नहीं थे। फिर भी इंग्लैंड और अमेरिका की हठधर्मी ने 2003 ईस्वी में इराक पर हमला बोल दिया और सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार किया गया, मुकदमा चलाया गया और अंत में उसे फांसी पर लटका दिया गया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक ऐसा देश जो कि अपना शासन चला रहा था, चाहे वो लोकतांत्रिक ढंग से चलाए, चाहे वो तानाशाही ढंग से चलाए, लेकिन दूसरे देश के उसके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने को कोई अधिकार नहीं बनता था। फिर भी इंग्लैंड और अमेरिका ने वैसा किया और वहाँ की शासन व्यवस्था को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। एक अमेरिका ने अपनी पसंद की अंतरिम सरकार भी वहाँ पर गठन कर दी। इस तरह से बच्चों आप देखते हैं, क्या आप इसको सही ठहरा सकते हैं कि किसी देश की आंतरिक मामला में जाकर के हस्तक्षेप करना, वहाँ पर युद्ध करना, वहाँ पर गोले हथगोले बरसाना और वहाँ की सरकार को हटा करके अपनी पसंद की सरकार के बनाना, ये कभी भी लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता है। अब हम लोग इस अध्याय में प्रयुक्त कुछ कठिन शब्दों के बारे में जानकारी हासिल करना चाहेंगे, व्याख्या करना चाहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो शब्द है वो है, पहला शब्द है गठबंधन। गठबंधन का मतलब होता है कि प्रजातंत्र में एक के अतिरिक्त अन्य दलों या कई दलों को मिला करके एक समान विचारधारा वाले कई दलों को मिला करके जो मिलजुल करके सरकार बनती है उसको गठबंधन की सरकार कहते हैं। आपने देखा होगा कि भारत में प्राय है अभी बहुत ज़्यादा गठबंधन की सरकारें ही बनती हैं जिसमें कई दलों में अपनी एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम या न्यूनतम साझा कार्यक्रम होता है जिसके आधार पर लोग मिल करके सरकार चलाते हैं, जिसको गठबंधन की सरकार कहते हैं। दूसरा शब्द है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह का अर्थ होता है जनता का मत, कि जनता का मत क्या चाहता है। जैसे आप जानते हैं कि लोकतंत्र में बहुसंख्यक जनता का ख्याल रखा जाता है। जब भी कहीं पर कोई निर्णय लिया जाता है किसी राज्य में या किसी देश में, तो उसमें जनमत संग्रह किया जाता है, जिसको अंग्रेजी में प्लेबिसाइट कहते हैं। तो जनमत संग्रह किया जाता है और जनमत संग्रह का उद्देश्य होता है कि अधिकतर लोग उसमें क्या चाहते हैं, ज़्यादातर जनता का मत क्या, वही जनमत संग्रह, जनता के मत का संग्रह, जनमत संग्रह। उसके बाद तीसरा शब्द है तख्ता पलट। तख्ता पलट का अर्थ होता है कि किसी भी देश में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को सैनिकों के द्वारा या तानाशाही सरकार के द्वारा उनकी सत्ता पर कब्जा कर लेना और अपने अनुसार तानाशाही शासन चलाना, वही तख्ता पलट होता है। जैसे आपने देखा कि पाकिस्तान में 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट कर दिया, यानी उसको सत्ता से हटा करके स्वयं सत्ता पर आसीन हो गए। इसे ही तख्ता पलट कहा जाता है। इसके बाद आता है मजदूर संघ। जैसा कि बच्चों जानते हैं कि हर एक या प्रत्येक व्यवसाय के लोग अपने अपने संघ या संगठन बनाते हैं। एक कहावत है कि संघे शक्ति कलियुगे। इसका मतलब होता है कि कलियुग में संघ में ही शक्ति होती है। भारत में उसी प्रकार से मजदूरों ने भी संगठन बनाया, जैसे बीएमसी मजदूर संगठन, बीएमएस भारतीय मजदूर संगठन। उसी प्रकार से इंटक इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसी प्रकार से रिक्शा यूनियन, बस यूनियन, यानी तरह तरह के लोगों ने अपने जो संगठन बनाए। मजदूर संघ आमतौर पर ये फैक्ट्री में या कारखानों में काम करने वाले लोगों के द्वारा बनाया जाता है। तो मजदूर संघ से तात्पर्य है। इसके बाद आता है साम्यवादी शासन। साम्यवादी शासन व्यवस्था एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें देश की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण होता है, यानी
देश की तमाम संपत्ति और कल कारखानों उद्योग धंधों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है और वह तमाम शक्ति राष्ट्र की होती है, ना ही कोई व्यक्ति विशेष की। इसके बाद आता है, और इस प्रकार की शासन व्यवस्था को साम्यवादी शासन व्यवस्था भी कहते हैं। अगला है राजनीतिक बंदी। जैसा कि आप जानते हैं कि राजनीति में जब किसी को बंदी बना लिया जाता है राजनीतिक प्रक्रिया में, तो उसको राजनीतिक बंदी कहते हैं। जैसे आपको मैंने बताया कि म्यांमार में आंग सान सू की नाम की एक नेत्री है, जिसे बंदी बना लिया गया वहाँ के सैनिक शासक के द्वारा। तो इस प्रकार के लोगों को राजनीतिक बंदी कहते हैं। हमारे देश में स्वतंत्रता आंदोलन के काल में भी बहुत से लोगों को कभी कभी बंदी बना लिया जाता था, हमारे नेताओं को, तो उनको भी राजनीतिक बंदी कहते थे। उसके बाद आता है मार्शल लॉ। मार्शल लॉ ऐसे लॉ को कहते हैं, ऐसे शासन को कहते हैं जब सेना के द्वारा चलाया जाता है और वह हथियारों के द्वारा शासित शासन होता है और सेना अपने मनमाने ढंग से शासन करती है, उसको मार्शल लॉ कहते हैं। हड़ताल का अर्थ होता है कि जब भी किसी भी मजदूर के संगठन का या कोई भी व्यक्ति का कोई मांग नहीं पूरा होता है, तो इसमें वो मांग को मनवाने के लिए जो काम करना बंद कर देते हैं, उसे आमतौर पर हड़ताल कहा जाता है। इसके बाद आता है शब्द है वीटो। तो जैसा कि आप जानते होंगे, वीटो का अर्थ होता है निषेधाज्ञा, यानी मना करना। मैंने आपको पहले ही बताया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं और ये 5 में से अगर किसी भी बात पर 5 सही हो जाते हैं, सभी एक निर्णय में आ जाते हैं या सर्वसम्मति से निर्णय लेते हैं, तो उसमें वीटो नहीं कहा जाएगा। लेकिन उसमें से अगर एक भी देश अगर सर्वसम्मति से तैयार नहीं है, एक भी देश अगर विरोध करता है, तो उसको वीटो कहा जाता है और उसका प्रयोग संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में ज़्यादातर किया जाता है। उसके बाद आता है उपनिवेश। उपनिवेश का अर्थ होता है कि किसी भी देश के राजनीतिक और आर्थिक संसाधनों पर दूसरे देश के द्वारा कब्जा करना उपनिवेश कहलाता है। एक छोटे से उदाहरण के लिए 1947 ईस्वी से पहले भारत ब्रिटेन का एक उपनिवेश था। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दे रहा हूँ। ये प्रश्न है, प्रश्न पहला, उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं? प्रश्न पहला है, उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं? जैसा कि मैंने पहले चैप्टर में बताया है कि उपनिवेशवाद, तो प्रश्न पहला है उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं? इसी प्रकार प्रश्न 2 है, लेक वालेसा कौन थे? प्रश्न 2 है कि लेक वालेसा कौन थे? जैसा कि इस चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया है लेक वालेसा के बारे में, इसलिए उसी से संबंधित ये प्रश्न है कि लेक वालेसा कौन थे। तीसरा प्रश्न है, वामेन कुर्मा कौन थे? वामेन कुर्मा कौन थे, यानी ये किस देश के थे, आंदोलन कैसे चला, उसके बारे में। चौथा प्रश्न है, मिशेल बैसेल कहाँ की शासक थी? मिशेल बैसेल कहाँ की शासक थी, कहाँ की शासक है, वर्तमान में भी शासन करें, तो मिशेल बैसेल कहाँ की शासक है। उसके बाद 5वां प्रश्न है, साम्यवादी शासन से आप क्या समझते हैं? प्रश्न को फिर से सुना जाए कि साम्यवादी शासन से आप क्या समझते हैं? ठीक, आगे है प्रश्न 6, सबसे पहले किस देश में सार्वभौमिक मताधिकार दिया गया है? सबसे पहले किस देश में सार्वभौमिक मताधिकार दिया गया? जैसा कि सार्वभौमिक मताधिकार के बारे में आप लोग को मैंने पढ़ाया है और उसमें बताया था कि किस प्रकार से कौन कौन देशों ने किस प्रकार से सार्वभौमिक मताधिकार दिया है। तो यहाँ प्रश्न है कि सबसे पहले किस देश में
सार्वभौमिक मताधिकार दिया गया। उसके बाद प्रश्न 7 है, संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल कितने सदस्य हैं? यानी वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में यूएनओ में कुल कितने सदस्य हैं, इसके बारे में बताना। अगला प्रश्न है, वीटो पावर कितने राष्ट्रों को प्राप्त है? यहाँ प्रश्न किया गया है वीटो पावर के बारे में इस अध्याय में मैंने आपको बताया है। तो ये आपको बताना है कि वीटो पावर कितने राष्ट्रों को या कितने देशों को प्राप्त है। उसके बाद अगला प्रश्न है 9वां, म्यांमार कब स्वतंत्र हुआ? म्यांमार जिसको कि बर्मा भी कहते थे, वह कब स्वतंत्र हुआ? ये क्वेश्चन। अगला सवाल है 10वां नंबर का प्रश्न है कि म्यांमार के लोकतंत्र समर्थक नेता का क्या नाम है? म्यांमार की लोकतंत्र समर्थक नेता का क्या नाम है? जैसा कि मैंने बताया था, वह नेता हमारे देश भारत में भी पढ़ाई लिखाई कर चुकी है, तो आपको याद होगा। तो वो लिखेंगे म्यांमार के लोकतंत्र समर्थक नेता का क्या नाम। 11वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? 11वां प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। उसके बाद अंतिम 12वां प्रश्न है कि विश्व बैंक के अधिकतर अध्यक्ष किस देश के होते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि विश्व बैंक के एक अध्यक्ष होते हैं और आमतौर पर देखा गया कि वह अध्यक्ष एक खास देश के होते हैं। तो उस देश का नाम बताना है कि अधिकतर जो विश्व बैंक के अध्यक्ष होते हैं वो किस देश के होते हैं। तो इसी के साथ ये क्लास में समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।